तो फिर से सबसे पहले तो वही लिख दे, कैमरामैन का नाम भाई जिसका सबसे ज्यादा यूज है, कैमरा मैन, रीमा जायसवाल। सिस्टर किसकी है? मनीष जायसवाल की। हमारा मकान नंबर है 869 मुट्ठीगंज, प्रयागराज। हाँ, योगी जी का प्रयागराज, जिन्होंने इलाहाबाद से प्रयागराज बनाया, उनके लिए उन्हें बधाई, प्रयागराज। और इसके बाद जी हाँ, अभी यहाँ बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, बड़े बड़े दैनिक जागरण में दावे को है, लेकिन अभी बीएलओ नॉट रीच्ड। खैर चलिए, इससे हम आगे चलेंगे, पहले हम अपना मॉडल बना लें, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल। तो मॉडल आज हम जो बनाएंगे, एक्चुअली में हम बिग बैंग से हम मॉडल क्या कर रहे हैं, हम मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग बिग बैंग टू एटॉमिक स्पेस क्वांटेनाइजेशन with Bohr postulate and जो हमने मॉडल बनाया है किसकी मदद से, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल। तो ये स्पेशल एपिसोड आपको हम लिख देते हैं इसको, ये स्पेशल एपिसोड जो 6वां मिस हो गया था, तो एक्चुअली में हम इसको 6th लिख देते हैं, 6। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझा देंगे। देखिए, पहले शुरू में क्या था, कुछ था नहीं। मान लीजिए कि अगर जैसे आइंस्टीन साहब और दूसरे क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट और रिलेटिविटी साइंटिस्ट बताते हैं कि किसी एक पॉइंट से जहाँ पूरा मास, टोटल मास और टोटल एनर्जी और मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता ही है, तो हम मान लेते हैं टोटल मास एक पॉइंट पर है एम पर, और ये जो बड़ा है मास, ये बिग बैंग का मास है। किसका मास है? बिग बैंग के पहले का मास है, बिफोर बी का मतलब बिफोर बिग बैंग। और बिग बैंग के पहले कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। बिग बैंग के पहले ना कोई फील्ड थी स्पेस में, कुछ नहीं था। तो आप मान लीजिए कि केवल 2 ही स्टेट्स थी। ये जो पूरा मास एक जगह है, आपको उस पूरी एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, पूरा मास एक जगह है, तो ये प्योर पॉइंट है या प्योर स्टेट है या प्योर पार्टिकल है, प्योर स्टेट बिफोर बिग बैंग। और पूरा जहाँ पे स्पेस है, जहाँ कुछ भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्योर स्पेस है। क्या है? प्योर स्पेस। अब होता क्या है कि जब ये कौन सी पोजीशन है? बिफोर बिग बैंग लिख देते हैं अगर ना समझ में आए, बिफोर बिग बैंग हुआ। अच्छा, मैटर एक पॉइंट पे सब जगह था, तो कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्स इनको बांधे हुआ था ना। जब बिग बैंग हुआ तो चारों तरफ मटेरियल फैल गया, चारों तरफ मटेरियल फैल गया ना, चारों तरफ मटेरियल फैल गया। ठीक है, तो इससे, इसी बिग बैंग से कहीं ना कहीं प्लैनेट बना हमारा, ये मान लीजिए अर्थ बना, इसको ई से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, थोड़ा और दूर पे मान लीजिए सन है, एस से रिप्रेजेंट है, अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, मून है, एम से लिख दिए ना। इसी तरह चारों तरफ मटेरियल फैल गया प्लैनेट्स के रूप में। फिर एक ही बार में नहीं फैला, एक्चुअली में मास एंड उसी के साथ एनर्जी
जो मास निकला उसको पीछे से कोई खींच रहा था ना, क्योंकि सारा मास एक ही जगह था, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, उस फोर्स के विरुद्ध काम करना पड़ा होगा। तो हमने तो किया नहीं होगा, एक्चुअली में वो एनर्जी कहाँ से आई, मास के कन्वर्जन से। तो जो भी स्पेस एक्चुअली में डेवलप हुआ यूनिवर्स का जो भी अभी तक स्पेस है ना, अभी तक स्पेस है, एक्चुअली में इसकी एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री लगातार फैल रही है, एक्सपैंड कर रही है ना। और इस स्पेस, ये स्पेस इसलिए खास है, कोई भी एक स्पेस देखे, अब आप मान लीजिए कि अर्थ की तुलना में बगल वाला स्पेस देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कोई भी छोटा सा छोटा स्पेस देखेंगे आप, और अर्थ एक बार में नहीं बना है, बहुत सारा मैटर एनर्जी कंसोलिडेट भी हुआ है। तो बीच की अवस्था में जब बिग बैंग फटा होगा, तो किसी भी स्पेस को, यूनिवर्स के अंदर एक स्पेस को अगर देखेंगे, सपोज दिस स्पेस, बहुत छोटे लेवल पे देखे होंगे, तो ये स्पेस में एक्चुअली में होगा क्या, ये स्पेस में एक्चुअली में, ये स्पेस नॉर्मल स्पेस नहीं है इस खाली स्पेस की तरह बिफोर बिग बैंग, ये एक्चुअली में इसमें क्या है, एनर्जी है, क्योंकि मास लॉस्ट के कारण ही ये स्पेस का जन्म हुआ है। बिग बैंग से जो मास लॉस्ट हुआ है, तो बिग बैंग से जो भी मास लॉस्ट हुआ है, जिसके कारण इस स्पेस का जन्म हुआ है, और यही स्पेस आगे चल के एटम के रूप में एक्चुअली में क्वांटाइज हो रहा है। तो अभी एटम बना नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में अब इसको बाहर ले आते हैं ना, अब ये क्वांटाइजेशन हो रहा है स्पेस का, एटॉमिक स्पेस का क्वांटाइजेशन ना, एटॉमिक क्वांटाइजेशन, ठीक है, स्पेस का। लेकिन इसमें क्या, ये कैसे बना है, बिग बैंग से जो मास लॉस्ट है, बिग बैंग से जो मास लॉस्ट है उसको मान लीजिए छोटा m bl लिख लीजिए, और ये मास लॉस जो है पूरी तरह से अभी लॉस नहीं हो गया है, कुछ स्पेस में खर्च हो गया है मास। तो ये जो mbl होगा, टोटल बिग बैंग से जो मास लॉस्ट है, मतलब इस पॉइंट से एटॉमिक क्वांटाइजेशन के स्पेस में, कि अब ये स्पेस की टोटल एनर्जी फिक्स हो रही है, तो इसलिए इसमें जो पूरा एक मास लॉस हो गया है, बिग बैंग से जो मास निकला, एक तो पूरा मास लॉस हो गया जिसने स्पेस बनाया ना। तो ये कौन सा मास है, इक्विवेलेंट लॉस, क्या है, इक्विवेलेंट लॉस, इक्विवेलेंट लॉस। दूसरा क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मास बचा भी है, रेसिडुअल मास, जो मान लीजिए हमको नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत थोड़ा है ना, वही तो आगे जाके कंसोलिडेट होके एटम का रूप देगा। तो दूसरा जो मास है वो रेसिडुअल मास है, और ये रेसिडुअल मास प्लस और माइनस दोनों है, ठीक। और प्लस तीसरी जो मास लॉस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी हम ले रहे हैं, तो तीसरा जो मास कहीं ना कहीं है वो काइनेटिक एनर्जी को दे रहा है, किसको दे रहा है, इस जो रेसिडुअल मास, एकदम फेंट मास अभी आपको दिख रहा है इस स्पेस में, ना के बराबर ना। तो काइनेटिक एनर्जी में भी मास है, किसकी, रेसिडुअल मास की। अब ये कंसोलिडेट होगा एटम के रूप में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल मास लॉस जो हुआ उसके हिसाब से टोटल एनर्जी एटम की फिक्स हो गई, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक। लेकिन अब ये आगे कंसोलिडेट होगा ये मटेरियल। अब देखिए, पहले दो प्योर फ्यूज थे बिग बैंग के पहले प्योर मैटर यहाँ था, पूरा स्पेस खाली था, वो प्योर स्पेस था, ठीक है। लेकिन अब कोई भी स्पेस जो होता है ना क्वांटम लेवल पे, आप देख सकते हो इस पोजीशन में जब एटम बना भी नहीं, तो कोई भी स्पेस जो है ना वो प्योर नहीं है, इसमें पूरे में क्या है, इक्विवेलेंट मास लॉस्ट के कारण, ये वाला पोर्शन के लॉस के कारण स्पेस का जन्म है, प्लस रेसिडुअल मास कुछ ना कुछ है, और उस रेसिडुअल मास की काइनेटिक एनर्जी है। तो ये पूरा का पूरा फेज जो है एक्चुअली में इम्प्योर है, क्या है, इम्प्योर, ना यहाँ प्योर पार्टिकल है ना प्योर स्पेस है, समझ रहे हैं। अब यही कंसोलिडेट होगा, जब यही स्पेस जब कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट ना, तो इसी स्पेस में आप क्या देखोगे, इसका वॉल्यूम घट बढ़ सकता है, ठीक है ना, लेकिन इस वॉल्यूम के अंदर, रिमोट दूर रहना नहीं, मोबाइल गिर जाएगा। इसके अंदर क्या है कि वॉल्यूम तो इस स्पेस का बढ़ सकता है, परंतु इसके अंदर जो रेसिडुअल मास R प्लस R नेगेटिव है, अगर रदरफोर्ड साहब ने कैसे पाया अपने एक्सपेरिमेंट से कि पॉजिटिव जो मास है वो न्यूक्लियस के रूप में
सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। और ज़्यादातर जो एरिया है वो खाली है, तो नेगेटिव जो मास है ना, नेगेटिव मास कहीं ना कहीं वो ज़्यादा एरिया में होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने पॉजिटिव मास को एक जगह कंसोलिडेट कर लिया है न्यूक्लियस में, तो अगर हम नेगेटिव मास को भी एक जगह केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में कंसोलिडेट कर लें तो हमको रदरफोर्ड मॉडल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रदरफोर्ड मॉडल। और अगर हम माने कि अगर ये दोनों मास स्थिर होते तो लड़के खत्म कर लेते, तो कोई भी रेसिडुअल मास होता ही ना उसकी काइनेटिक एनर्जी होती। लेकिन चूंकि न्यूक्लियस पे एक डेंस मास मिल रहा है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी, तो हम मान सकते हैं कि अगर सिस्टम किसी भी प्रकार स्टेबल है, तो अगर न्यूक्लियस अपनी जगह पे है रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन को मूव करना चाहिए। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि प्लानेटरी वे में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन बोर साहब, जब रदरफोर्ड साहब की कल एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, जब मैनचेस्टर में उनकी लैब में गए, तो नील बोर साहब ने कहा कि देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमेगा ना एक कंटिन्यूअस पार्टिकल के रूप में सर्किट में, तो वो लगातार क्या करेगा? सिस्टम से एनर्जी लूज करेगा, तो होगा क्या? एक्चुअली में होगा ये कि अगर इस मॉडल से चले कि पूरा पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे हो गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है न्यूक्लियस पे, इसे न्यूक्लियस है N है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन भी अगर एक ही पॉइंट पे हम कर लें और अगर ये मूव कर रहा है तो लगातार एनर्जी लूज करेगा। तो अभी जो इसकी रेडियाई होगी, देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं ना, ताकि यहीं से अब मॉडल का जन्म हो रहा है। इसको हम और बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे ले आए ना, न्यूक्लियस ये रहा और इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। अभी लगातार एनर्जी लूज कर रहा है, हमने मॉडल में बताया। तो अभी जो रेडियाई है, जिस समय है पोजीशन, मान लीजिए ये रेडियाई क्या है ये R मान लीजिए, क्या मान लीजिए? R। अब जब एनर्जी लूज करेगा तो ये रेडियाई पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, लेकिन फिर हम उसी फ्रेम में अगर देखें तो आपको देखोगे कि एनर्जी कम होगी, तो नई रेडियाई जो हो जाएगी वो अब यहाँ हो जाएगी इस पॉइंट पर। अगर डेल्टा, इसको क्या मान ले? डेल्टा R, तो नई रेडियाई जो एक्चुअली में हो जाएगी वो, और डेल्टा को अगर हम नेगेटिव मान लें तो R प्लस डेल्टा R, ये एक्चुअली में नहीं, अगर न्यूक्लियस को ओरिजिन मानेंगे तो ये डेल्टा R नेगेटिव है। डेल्टा R क्या है? नेगेटिव है। अच्छा, ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, हम बताना क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बोर साहब कहे कि धीरे धीरे रेडियाई कम होगी और यहाँ, और इस तरह से एटम स्टेबल नहीं रहेगा, एटम नॉट स्टेबल ना। हमारा यहीं पे ब्रेक हो रहा है। हम बोर साहब से बिल्कुल सहमत हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसकी रेडियाई यहाँ से यहाँ हो गई, तो हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी लूज हो रही है, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से ये एनर्जी लूज करेंगे तो रेडियाई कम होगी। लेकिन अगर ये एनर्जी जो लूज हो रही है, अगर इसी सिस्टम में रह जाए किसी तरह से, इस एनर्जी को कोई, लूज हुई वाली एनर्जी को कोई एब्जॉर्ब कर ले ये सिस्टम, तो रेडियाई इसके आगे लूज नहीं होगी, जो भी एनर्जी यहां से निकलेगी, सपोज इन दो रेडियाई के चेंज में ना, अगर वो कोई एब्जॉर्ब कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को सिंगल पार्टिकल में ना तोड़े, इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, किस पार्टिकल में तोड़ ले? मल्टीपल पार्टिकल में, कम से कम मान लीजिए 2 पार्टिकल में तोड़ ले। यहाँ पर ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ था, ठीक है ना, ये इसका दूसरा पार्टिकल। अब ये एनर्जी ये वाला पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी रेडियाई यहाँ पे ये इधर की ओर भागेगा इस तरह। तो ओवरऑल जो भी एनर्जी यहाँ से निकलेगी दूसरा पार्टिकल ले लेगा, दूसरा पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा उसी तरह से, तो उससे ये हो जाएगा। तो जनरलाइज्ड वे में हम क्या देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को स्टेबल रहना है तो इलेक्ट्रॉन को पूरे स्पेस में स्प्रेड रहना पड़ेगा क्लाउड के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। तो अगर ये इस तरह से कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के रूप में स्प्रेड होना पड़ेगा हर जगह। लेकिन क्या बोलते हैं,
अगर हम ये स्प्रेड कर लें और जो भी एनर्जी एसलेशन के कारण एक पॉइंट पार्टिकल के कारण लूज होती है वो मटेरियल अगर एब्जॉर्ब कर ले, एक्चुअली में वो अगर एब्जॉर्ब कर ले तो हम पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के जो भी पार्टिकल हैं वो आर प्लस डेल्टा आर के बीच क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्लाउड की तरह फैला है चारों तरफ न्यूक्लियस के, जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, अब मॉडलिंग की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि इस क्लाउड में भी एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। जो भी रेडियाई लूज एनर्जी लूज होगी क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लाउड से फिर वापस पार्टिकल में आ जाएगा। तो केवल अगर पार्टिकल को फोकस करें तो ये पार्टिकल जो है एक तरह से आपको वाइब्रेट करता दिखेगा, आर और आर प्लस डेल्टा। जैसे हमारे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर बताया कि पहले सिंपल मॉडल बनाए, तो हमने सिंपल मॉडल ये बनाया कि कम से कम हम इस सिस्टम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लिखने में चूंकि दिक्कत हो रही है लेकिन हम बैठ के लिख लेंगे। हमारा कहना है कि लेकिन हम ऊपर से लिखे तो हम पूरी इधर स्पेस है ना, नहीं, हम वो चार्ट खराब नहीं करना चाहते, यही बगल में ही स्पेस है, इसी में। अच्छा, हमको आँख से दिखता कम है तो रीमा को चलिए दिख रहा है तो बन जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इसको मॉडल कैसे करें? तो प्रोफेसर गुप्ता जो आईसी बेंगलोर में प्रोफेसर है, कभी हमारे मतलब हम उनसे उनके क्लास में काफ़ी पढ़ाई किए हैं, सब कुछ किए हैं आईसी बेंगलोर में, कम समय के लिए, लेकिन जो भी सीखा तो उन्हीं से सीखा। और दूसरा हमारे प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह है, जिनकी वजह से जो भी करियर है वो डेवलप हुआ, एचबीटीआई कानपुर अपना मूल कॉलेज। यस, तो ये न्यूक्लियस है। तो अब न्यूक्लियस में हमने कहा ना कि कम से कम एक पार्टिकल तो बना लो भाई इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग, और उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल का मास है, उसमें कुछ मास है, बाकी स्प्रेड है। तो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है और उसमें बचा हुआ मास है, इसलिए बार लगा दिए। कम से कम एक पार्टिकल बना लो भाई, ठीक है। और जितना भी क्लाउड है एक्चुअली में, सारा जो चारों तरफ क्लाउड है, उस क्लाउड को आप एक तरफ ले आओ। क्या ले आओ? क्योंकि क्लाउड हर तरफ है ना, लेकिन हम कई पार्टिकल हो सकते हैं तो सबके बीच में क्लाउड होगा। क्योंकि सिमेट्री है तो हम कह रहे हैं बाकी का एक बड़े स्पेस में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से जोड़ती हुई इसमें यह आप इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भर लो। क्लाउड का मतलब क्या हुआ? बहुत ही थोड़ा मास है लेकिन चार्ज बाकी यहाँ पे है और ये फैला हुआ है, तो एक्चुअली में ये जो चीज़ है, अब ये पार्टिकल क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये जो हमने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का बताया ना, ये रेडियाई कम होती है लेकिन ये ऑसिलेट कर रहा है। ये पार्टिकल अभी सबसे ज़्यादा दूरी पे है तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रखेगा, ठीक है, वीआर रखेगा। और जब ये सबसे पास पहुंच जाएगा अपने ही क्लाउड के विरुद्ध, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर वी आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी। इस मॉडल को और अच्छे से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि सपोज ये है हाँ जगह, तो ये रहा न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस बना लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन है का एक पार्टिकल कम से कम, और ये पार्टिकल क्या बोलते हैं अभी पोजीशन आर पे है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी वी आर है। लेकिन आपको क्या प्रतीत होगा, हमने कहा ना कि ओवरऑल जब आप देखेंगे तो कई ये क्या बोलते हैं, ये देखिए ओवरऑल कई पार्टिकल्स में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन मेजर पार्टिकल में, बाकी क्लाउड में हो जाएगा। और ये पार्टिकल अगर देखोगे तो आप ये पार्टिकल की रेडियाई एक लेवल से कम नहीं होगी, तो सारा का सारा क्लाउड हम बीच में ले आते हैं और एक पार्टिकल बना लेते हैं, वो ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट। तो हम क्या अपने मॉडल में कर रहे हैं, कहाँ पे तेरी हमको दिख नहीं रहा, इधर। ठीक है। तो एक्चुअली में ये पार्टिकल है अभी वी आर दूरी पे है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल जिसमें बचा हुआ चार्ज, बचा हुआ मास ना, ये रहा। अब ये जो है अभी कितनी दूरी पे है, ये दूरी पे है आर, तो इसकी वेलोसिटी वी आर। अब ये पार्टिकल जो है अपने ही क्लाउड में, क्लाउड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डेंसिटी, लेकिन ये अपने ही क्लाउड के कहीं ना कहीं अब डेंसिटी कम कर दी है विरुद्ध एक्चुअली में ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तरह से एवरेज सेंस में देखें तो ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है।
तो अब इसकी नई पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे आके एकदम रुक जाता है। क्या कहता है? आर प्लस, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है लगभग ना के बराबर है, और जो वेलोसिटी है आर प्लस डेल्टा, डेल्टा आर क्या है? नेगेटिव है। तो ऑसिलेट इन दो पॉइंटों के बीच में पार्टिकल हो रहा है, और उसी हिसाब से क्लाउड जो होगा वो एक्सपैंड करेगा और कंप्रेस होगा, उसी हिसाब से टोटल वॉल्यूम भी इसका चेंज होगा ना। और हमने बताया ना कोई भी प्योर स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्पेस क्लाउड से भरा है, और ये पार्टिकल भी कहीं ना कहीं क्या है? पोरस है। क्या है? पोरस है, जिससे क्लाउड की डेंसिटी पार भी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में बोर साहब ने क्या पास्टुलेट किया कि नहीं, रदरफोर्ड साहब, ये अगर न्यूक्लियस है और ये अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऐसे ऑर्बिट में है, एक ऐसे मतलब ऑर्बिट में है जिसमें एंगुलर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मास m मान लीजिए, इसकी वेलोसिटी v मान लीजिए, तो इसका रेडियस r मान लीजिए। तो अगर ये बोर ऑर्बिट में है, मतलब अगर रेडियस इस तरह से दी जा रही है कि mv_r इज इक्वल टू NH/2π, जहाँ तक याददाश्त मेरी है, लेकिन हमसे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो अगर इस तरह के ऑर्बिट हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं लूज करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह के ऑर्बिट में है तो एनर्जी लूज नहीं करेंगे। अगर हम r को फिक्स कर देंगे तो एक्चुअली में कंजर्व क्या है? कंजर्व है mv का मैग्नीट्यूड। mv क्या है? काइनेटिक मोमेंटम। क्या है? काइनेटिक मोमेंटम। अगर r को फिक्स कर दें तो इसी तरह, लेकिन ये होता कैसे है? क्योंकि पार्टिकल मल्टीपल पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, तो जो भी एनर्जी लूज करेगा वो दूसरा वाला पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एक हिस्सा, कुछ पार्टिकल यहाँ से यहाँ ऑसिलेट करता है ना, और ये साथ में ये कई पॉइंटों पे ये बिहेवियर है। तो दूसरी जगह ये मतलब सर्किल में अगर बना लें इसको ना, तो दूसरी जगह भी एक टुकड़ा पार्टिकल का होगा, या यही पूरा सिस्टम यहाँ आ जाए तो अब इसकी नई पोजीशन ये हो जाएगी। बीच में क्लाउड है, तो आप देखोगे कि ये ऐसे क्या बोलते हैं, अच्छा इस पूरे सिस्टम को कंटिन्यूअस कर दोगे तो आप देखोगे कि जो रेडियाई चेंज है किसी भी पार्टिकल की, वो r और r प्लस डेल्टा r के बीच चेंज हो रही है। इसमें पार्टिकल क्या है? ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है ना, कोई भी एक पार्टिकल मोटा मोटा आप देखोगे। तो एक्चुअली में पार्टिकल कहीं ना कहीं मीन पोजीशन जो है r प्लस बड़ा वाला r और r प्लस डेल्टा r, इनके बीच में कहीं ना कहीं, इन दो पोजीशन के बीच में ये जो मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन में एक्चुअली में पार्टिकल r डिस्टेंस पे है। क्या है? r डिस्टेंस पे है। और इस पे जो मोमेंटा होगा वो क्या होगा? वो मोमेंटा होगा mv। अगर टोटल सबको एक जगह ले आओगे क्या होगा? mv। और ये मीन डिस्टेंस और कुछ नहीं है, जो मीन ऑसिलेशन की पोजीशन है, मीन ऑसिलेशन की पोजीशन इलेक्ट्रॉन की। और ये कैसे रिलेटेड है? NH/2π ना, इस तरह से रिलेशन में है। लेकिन अब क्या है कि एक्चुअली में क्लाउड एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए पार्टिकल्स ऑसिलेट ही करते हैं और मीन पोजीशन पे है। अगर मीन पोजीशन को हम फिक्स मान लें तो क्या कंजर्व है? काइनेटिक मोमेंटा कंजर्व है। क्या एक्चुअली में कंजर्व है? मोमेंटा तो अलग अलग होगा क्योंकि वेलोसिटी यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन काइनेटिक मोमेंटा mv पूरे सिस्टम का, वो पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाइड बाई पूरे सिस्टम की एक जो वेलोसिटी, अगर आप पूरे चीज़ को एक पॉइंट पे मान लीजिए सिमेट्री को देखते हुए, तो mv कंजर्व है। क्या कंजर्व है? mv कंजर्व है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रीमा यहाँ मॉडल था ना, हाँ। तो एक्चुअली में सारे को सारे पार्टिकल को, जो भी पार्टिकल के सारे पोर्शन है हमने एक पॉइंट पे ले लिया, और ये मीन पोजीशन के अलाउंड, ये जो मीन पोजीशन है इसी पे ऑसिलेट कर रहा है और उसी के साथ क्लाउड घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो हमको क्या मिल गया बोर मॉडल से? बोर मॉडल से अच्छा यही रेडियाई क्यों ली? क्योंकि पार्टिकल और भी तरीके से ब्रेक हो सकता है, और अलग अलग रेडियाई में पार्टिकल, यही अगर इस तरह की रेडियाई ना हो, mvr बराबर NH/2 की दूसरी रेडियाई हो, ये न्यूक्लियस है और मान लीजिए किसी और जनरल रेडियाई पे है और पार्टिकल ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्टिकल ब्रेक।
तो जो भी एनर्जी इसके ऑसिलेशन से निकलेगी मटेरियल पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे रेडियाई कम होती जाएगी, सिस्टम से एनर्जी लूज होती जाएगी ना। तो हर जगह ये थ्योरी नहीं काम करेगी, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, कुछ स्पेशल ज्योमेट्री और डिस्ट्रीब्यूशन में ये थ्योरी है। वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जब हमने क्वांटाइजेशन एटम रियलिटी है एक्चुअली में, उसका टोटल एनर्जी फिक्स है, तो हमने उसी बोर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है। और मीन पोजीशन के अलावा एक्चुअली में वाइब्रेशन है। तो हम पाते क्या है, जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, हमने बताया ना टोटल एनर्जी इक्विवेलेंट मास लॉस, वो तो लॉस हो चुका है, चलिए ठीक, स्पेस बन गया है, प्लस रेसिडुअल मास, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये भी दूर दूर है ना, तो इससे रिलेटेड भी कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये दोनों मासेस के करस्पॉन्डिंग एक टोटल जो भी एनर्जी है वो क्या है, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक पार्टिकल को अगर हम सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम माने, उसकी पोजीशन को, तो उसको हम एक डिस्टेंस को, मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ पे है, या कोई जनरल पोजीशन यहाँ पे है x, तो ये क्या हो जाएगा x, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी रेसिडुअल पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल का मास यही नहीं है, पार्टिकल का मास यहाँ क्लाउड में भी है, तो पूरे सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी। और डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट हो रहा है जो पार्टिकल पोर्शन दिख रहा है अप्रिसिएबल, उसकी पोजीशन से। हमने क्या कहा, बोर मॉडल को देखते हुए और पूरी थ्योरी देखते हुए हम क्या पा रहे हैं कि पार्टिकल ऑसिलेट तो कर रहा है और क्लाउड इसी हिसाब से गड़बड़ रहा है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, काइनेटिक मोमेंटा, मतलब एमवी फिक्स है, काइनेटिक मोमेंटा फिक्स है। काइनेटिक मोमेंटा है किसका, पार्टिकल का और क्लाउड्स का, दोनों का मिला के। तो टोटल मोमेंटा जो है वो क्या है, फिक्स है। और अगर नॉर्मल टर्म में हम लिखे 1/2 mv² थे, तो श्रोडिंगर साहब ने इसको कुछ नहीं किया, इसको इस तरह से लिखा, जहाँ पी क्या है, टोटल मोमेंटा सिस्टम का है, याद रखिए टोटल मोमेंटा सिस्टम का किसका, काइनेटिक मोमेंटा, क्योंकि ये जो पार्टिकल यही नहीं है, इसका मास मासलेस पार्टिकल्स में भी है। तो टोटल मोमेंटा ये चीज क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। और ये क्या है, टोटल मास, टोटल मास पार्टिकल प्लस क्लाउड में मास, ठीक है ना, ये चीज आ गई कांस्टेंट। अच्छा, आपको पता है ना कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी लूज होगी, तो ओवरऑल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए क्योंकि ई फिक्स है। तो जब यू बढ़ेगा और मोमेंटा टोटल कांस्टेंट कर दिया है काइनेटिक, तो मास बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए, मास। होता क्या है, मॉडल इस तरह से हमारा है, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल। एक्चुअली में क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है, और ये पार्टिकल का पार्ट है, और बीच में ये क्लाउड को आप मासलेस पार्टिकल्स में तोड़ लीजिए, मासलेस पार्टिकल्स में। यहाँ पे ये क्या है, मासलेस नेगेटिव पार्टिकल, मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स है, ये क्या है, मासलेस नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है ना। तो अब जब ये वेलोसिटी के साथ ये वाइब्रेट कर रहा है एक तरह से ओवरऑल, तो ये पोजीशन जब यहाँ पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी अगर v1 है तो ये वेलोसिटी v2 हो जाएगी, तो v2 लेस देन v1। ये पार्टिकल अपना मोमेंटा खोएगा, लेकिन ये मोमेंटा कहाँ जाएगा, इस मासलेस पार्टिकल्स में, जिसमें बहुत थोड़ा मास, तो ये पार्टिकल पास आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, पास आने लगेंगे। और ये क्या बोलते हैं, सिस्टम इस तरह से कुछ अब दिखेगा, स्पेस भी घट जाएगा, ये ओवरलैप करने लगेंगे नेगेटिव पार्टिकल, जिसमें बहुत ही फेंट मास है। और हमने बताया ना ग्रेविटॉन मॉडल में, जैसे ही नेगेटिव पार्टिकल ओवरलैप करते हैं मास गेन करना चाहिए, और वैसे भी ये पार्टिकल अब यहाँ पे आ गया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। तुम्हारे पे बैटरी लो बता रहा है, तुम्हारे मोबाइल पे। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो, कितना परसेंटेज बचा, वो उसमें दिखा नहीं रहा है, लो आया है। हाँ ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, देखिए कि ये क्लाउड ओवरलैप करेगा, तो नेगेटिव क्लाउड जब पास आएगा ना तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलेगी, लेकिन साथ साथ ये नेगेटिव क्लाउड जब ओवरलैप भी कर रहा है, तो हमने कहा है पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ये मासलेस पार्टिकल्स ओवरलैप करेंगे, पूरा सिस्टम ग्रेविटॉन में चल रहा है। ये इसमें ये मासलेस पार्टिकल्स को आप ग्रेविटॉन समझिए, क्या समझिए, ग्रेविटॉन मास गेन करने लगता है, ग्रेविटॉन मास गेन एक्चुअली में करने लगता है। तो मोमेंटम पहले क्या बोलते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्लाउड की पोजीशन देवे,
मोमेंटम यहाँ से पहले मासलेस पार्टिकल में ट्रांसफर होता है, मासलेस पार्टिकल जब पास आते हैं तो फिर से उनकी वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि मोमेंटम को हमको फिक्स रखना है, काइनेटिक मोमेंटा है यहाँ पर, इसको फिक्स रखना है। तो देखिए मोमेंटम फिक्स है, मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये p कांस्टेंट है। लेकिन अगर पार्टिकल क्या बोलते हैं उसका मोमेंटा कम हो रहा है समय के साथ, तो क्लाउड का मोमेंटा बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो गई, मास की वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv² का फंक्शन होती है, तो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और वही एक्चुअली में क्या बोलते हैं इंक्रीज्ड मास के रूप में दिखती है। जो काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेशंस की कम होती है मेन पार्टिकल की, वही इंक्रीज्ड मास के रूप में एक्चुअली में मास वही पोटेंशियल एनर्जी में बनती है, क्योंकि नेगेटिव मासेस पार्टिकल जब पास आते हैं तो वो मास गेन कर लेते हैं। तो एक तरह से जो नया सिस्टम आपको दिखता है, नया सिस्टम तो आप में, हाँ, नया सिस्टम में क्या होता है, ये मास जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेडियाई पे, अब क्लाउड कम हो गया, मास गेन कर लिया, तो आपको अब पार्टिकल का जो सेंटर है, ग्रेविटी है, वो आपको यहाँ दिखता है। एक्चुअली ये सब संभव क्यों हो रहा है, मास एनर्जी कंजर्वेशन से संभव हो रहा है, क्योंकि बैटरी डाउन हो रही है। तो अब हम केवल, अब जो हमने कहा ना कि मॉडलिंग कैसे करेंगे, तो कहाँ हमारा क्लाउड है, ये रहा। अब ये कहा ये भी पोरस है, क्या है ये पार्टिकल, कोई भी प्योर फेज नहीं, ये भी प्योर फेज नहीं, ये भी प्योर फेज नहीं, तो ये क्या है, पोरस है। क्या है, पोरस। तो एक्चुअली मॉडलिंग में हो क्या रहा है, अगर किसी पॉइंट पे हम डेंसिटी देखें, इस पॉइंट पे अगर हम जैसे जैसे मास और नेगेटिव चार्ज पास आएगा, तो वास्तव में चार्ज डेंसिटी भी बदलेगी, और चार्ज डेंसिटी को अगर हम साई मान लें और एक्स और टी का फंक्शन मान लें, तो किसी पॉइंट पे किस तरह से चेंज होगी, पर यूनिट वॉल्यूम इस तरह से चेंज होगी। और कैसे चेंज होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से जो भी नेट डिफ्यूजन होगा, इधर से डिफ्यूजन होगा, इधर से नहीं होगा ना। तो डिफ्यूजन वाला टर्म और कुछ नहीं है, -d डेवर स्क्वायर डेवर x स्क्वायर साई एक्स टी, ठीक, प्लस ये पार्टिकल जो है ये बहुत सारा जब ये मूव करेगा, एक्चुअली ये पार्टिकल जब वापस इधर आ रहा है तो रिबाउंड भी कर रहा है, तो रिबाउंड के कारण बहुत सारे पार्टिकल इस वॉल्यूम में आ जा रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल इस वॉल्यूम में आ जा रहे हैं, बहुत सारे। तो एक्चुअली में डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो रिबाउंड वाली जो एनर्जी है, अब इसी वॉल्यूम को जस्ट इसके बगल रख लीजिए, क्योंकि मॉडलिंग में सुविधा होगी, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी हम इस पॉइंट पर ux इस मेन पार्टिकल के आधार पर पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वॉल्यूम को यहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जब मॉडल करेंगे तो आसानी होगी। तो डिफ्यूजन टर्म हो गया, और दूसरा जो टर्म हो गया एक्चुअली में वो क्या हो गया, रिबाउंड टर्म हो गया, जो कहीं ना कहीं पार्टिकल के मूवमेंट मतलब किस पे डिपेंड करेगा, एक कांस्टेंट पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है मल्टीप्लाई तो एक स्वयं यहाँ पर डेंसिटी जो रहेगी साई एक्स टी। तो ये हमने मॉडल सीधा मॉडल बना दिया, और ये मिलती जुलती इक्वेशन है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में इस पढ़ने पे आ जाते हैं। ये देखिए मोटा मोटा ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, और ये क्या बोलते हैं हाइयर कंसंट्रेशन की ओर ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, ये पोरस पार्टिकल, पोरस क्या है, पोरस, न्यूक्लियस एकदम ठोस है मान लीजिए ना, तो हाइयर कंसंट्रेशन की ओर ये मूव करता है, ये मूव करता है। तो कोई भी वॉल्यूम जो यहाँ बनाएंगे लगभग यहाँ बना लीजिए, तो इसमें जो डेंसिटी चेंज होगी नेगेटिव पार्टिकल्स या नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स या क्लाउड डेंसिटी बोलिए, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी वो बढ़ेगी, वो चेंज होगी। तो वो कैसे चेंज होगी, किसी समय इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स टी, ठीक है। और ये केमिकल इंजीनियरिंग में जैसा हमारे प्रोफेसर साहब गुप्ता सर बताते हैं, डिफ्यूजन का टर्म, डिफ्यूजन हाइयर का, मान लीजिए पार्टिकल यही है तो हाइयर से लोअर जो मास मतलब चार्ज ट्रांसफर मास ट्रांसफर जो भी हो रहा है, हम चार्ज डेंसिटी ही लेते हैं, क्योंकि मास सिस्टम का लगातार बदल रहा है, मास सिस्टम का बदल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। तो वर्क करने के लिए सबसे बेटर क्वांटिटी क्या है इस मॉडल को समझने के लिए, चार्ज डेंसिटी। तो ये डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, और दूसरा क्या बताया ना कि पार्टिकल क्या बोलते हैं मूव करेगा तो रिबाउंड भी करेगा, बहुत सारे पार्टिकल को भेजेगा। तो दूसरा टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा b टाइम्स मूवमेंट वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या बोलते हैं साई एक्स। आगे बात समझ में, जल्दी करो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दबाव पड़ रहा है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, दूर से नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, आ जाओ, पास आ जाओ।
2 मिनट रुक जाओ, गैप कर लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वीडियो आराम से रिलैक्स कर लो। तो उसके बाद ये, हाँ तो ये चीज़ आपको दिख रही है, तो ये रिबाउंड वाला टर्म है। एक्चुअली में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो वेव थ्योरी से उन्होंने डायरेक्ट रखी है, आई एच बार डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। आप कुछ ना करिए, आई को अंदर ले आइए और एच से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। एच बार क्या है, एच बाई 2 पाई, तो डेवर बाई डेवर टी आई साई एक्स टी ना इज इक्वल टू माइनस एच बार बाई 2m साई एक्स टी प्लस ये हो जाएगा 1/h बार यू एक्स साई एक्स टी। इन दोनों इक्वेशन को देखिए आप, हमारा डिफ्यूजन, एक्चुअली में इसी इक्वेशन को हमने डिफ्यूजन में कन्वर्ट किया। श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल को कंबाइन करते हुए ये मॉडल हमने स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल बनाया हुआ है। तो इस इक्वेशन देखिए, चाहे आई साई एक्स हो चाहे साई हो, दोनों का अगर मॉड लेंगे तो एक ही क्वांटिटी आएगी। चूंकि यार रियल सेंस में काम कर रहे हैं तो ये इक्वेशन ऐसी दिखती है, और इक्वेशन को अगर रियल सेंस में समझिए तो ये इक्वेशन हूबहू दिख रही है। यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टोटल सिस्टम के मास के जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना डिफ्यूजन में दिक्कत होगी। और प्लस क्या बोलते हैं, रिबाउंड जो है वो 1/h बार है, 1/h बार है। चूंकि हमने स्पेसिफिक फॉर्म यूज नहीं किया है, श्रोडिंगर साहब ने कुछ नहीं किया, ई बराबर बहुत कुछ लिखा यू एक्स प्लस पी स्क्वायर बाई 2m था ना, तो दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको क्या बोलते हैं उन्होंने, एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन साई। ये टोटल कांस्टेंट ई देगा। चलिए ये कांस्टेंट कोई दिक्कत, लेकिन हमने बताया ना अगर सिंगल पार्टिकल होता तो मोमेंटा बदलता, सिंगल पार्टिकल होता तो मोमेंटा बदल जाता। कोई भी सिंगल पार्टिकल अगर ऑसिलेट, अगर सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट भी करेगा, फॉर एग्जांपल ऑसिलेट भी करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट, तो इसका मोमेंटा बदल जाएगा। लेकिन ये क्या मोमेंटा है, पार्टिकल प्लस क्लाउड में मोमेंटा, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने के नाते क्या हुआ कि उन्होंने इसको कैसे लिखा, यू एक्स इंटू साई प्लस पी बाई 2m, यहाँ पी कांस्टेंट है और पी कांस्टेंट गुणा साई, पी क्या है टोटल मोमेंटा, और ये एक्सरे में इसीलिए इसको यू रिप्लेस कर पाए पी मोमेंटा गुणा साई। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते समय एक्चुअली में जो इनहेरेंट एजम्पशन है वो क्या है, काइनेटिक, टोटल काइनेटिक मोमेंटा कंजर्व है। क्या है, कंजर्व है। और काइनेटिक मोमेंटा है किसका, पार्टिकल प्लस जो क्लाउड में मोमेंटा है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख पाए। और इसीलिए क्या बोलते हैं, बाकी ऑपरेटर कैसे किसको क्या किया, वो वेव थ्योरी से क्या निकाला, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये डिफ्यूजन आप देख सकते हो, डिफ्यूजन जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जैसे जैसे टोटल मास है तो पार्टिकल का मास तो कम होगा। अब इसको रिलेटिविस्टिक सेंस में, भले ही हमने इस इक्वेशन का प्रयोग नहीं किया हो, मोमेंटा का कोई स्पेसिफिक हमने वो चीज न लिया हो, मोमेंटा का कोई स्पेसिफिक हमने चीज न लिया हो, ठीक है ना, रीमा ठीक हो, जल्दी करो हाँ, यार। मोमेंटा का कोई स्पेसिफिक हमने फॉर्म ना लिया हो यहाँ पर, ई बराबर इसको, इस डिफ्यूजन इक्वेशन को देखिए डिराइव करते समय हमने डायरेक्ट लिख दी, तो मोमेंटा का स्पेसिफिक फॉर्म हमने नहीं लिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, एक्चुअली में डिफ्यूजन कोफिशिएंट वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चूंकि हमने मोमेंटा का 1/2 mv स्क्वायर से नहीं आया है, नॉन रिलेटिविस्टिक से नहीं आया, डायरेक्ट लिखा है, तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन में बदल सकते हैं। क्योंकि सिस्टम का मास लगातार क्या बोलते हैं, सिस्टम का मास लगातार जब पार्टिकल पास आएगा सिस्टम का मास बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकल का मोमेंटा कम हो रहा है, मतलब पार्टिकल का मास भी कम हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन लिखी जाएगी, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो एक साथ लिख सकते हैं, जो रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन एक साथ लिखते थे, एक ही झटके में लिख सकते हैं, वो देखिए अपने मॉडल में लगभग वही तरह है, साई एक्स टी, और यहाँ पर ये, अच्छा हमने आई से डिवाइड कर दिया था ना, तो ये एच बार, ठीक है, तो माइनस एच बार, मास टोटल पार्टिकल का भी है
पार्टिकल का मास कम हो रहा है, तो वो रिलेटिविटी के हिसाब से एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वो मास कम होगा। लेकिन ये मास जैसे जैसे हायर क्लाउड में जा रहा है, हायर क्लाउड में हमारा पार्टिकल, देखिए हायर क्लाउड में पार्टिकल का मास तो कम हो रहा है, लेकिन हायर क्लाउड में जब ये जाएगा तो टोटल सिस्टम का मास बढ़ रहा है, तो मतलब क्लाउड का मास बढ़ना चाहिए। तो इसलिए दूसरा फैक्टर जो आप चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, साई एक्स टी ना, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, साई एक्स टी ब्रॉडकास्ट एंड तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो यू एक्स ना, चला गया, यू एक्स जाने दो, यू एक्स और इसमें बी की वैल्यू 1/h बार और यहाँ पर साई एक्स टी। अच्छा, रिबाउंड भी क्या होगा, जब पार्टिकल्स जब हाई स्पीड में होंगे ना, जब पार्टिकल बहुत रिलेटिविस्टिक स्पीड में होंगे इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ग्रेविटॉन के पार्टिकल इसका मास बढ़ाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो उतना हमको रिबाउंड किसी समय पे मिलेगा नहीं। प्लस जितना कंसंट्रेशन पे जाएंगे उतना क्या बोलते हैं, रिबाउंड कम होगा। तो एक्चुअली में रिबाउंड को भी लिए करेक्शन करना है, इसको आपको घटाना है। तो घटाओगे कैसे, इस फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से, और ये कंसंट्रेशन के साथ इस फैक्टर को घटाना है, तो नीचे इसको साई एक्स टी से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी इक्वेशन जो रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो आएगी, वो आएगी डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बाई 2 एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी। यहाँ पे एक फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा, मतलब नीचे यहाँ 1 अपॉन, इसको साई, हम जगह नहीं है हमारे पास तो एक्स टी लिख देंगे, ठीक है ना। 1 हाँ, तो क्या हो जाएगी, डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इक्वल टू माइनस एच बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई 1। अरे यार कायदे से नहीं, एक बार में लिख दें तो ताकि इक्वेशन अच्छी लगे। डेवर साई एक्स टी बाई डेवर टी इज इक्वल टू माइनस एच बार अपॉन 2m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साई एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1 अपॉन एच बार। चूंकि यहाँ कोई डिफरेंशियल टर्म नहीं था और साई एक्स टी नीचे है, तो वो वाले पुराने वाले वी उससे कट जाएगा यू एक्स से, तो यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ना। यहाँ साई एक्स का फैक्टर नहीं रहेगा, यहाँ साई एक्स का फैक्टर जो रहेगा इस पॉइंट पे नीचे रहेगा। ये आ गई रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर इक्वेशन, हमारे मेथड से एक रफ मॉडल। क्या है, रफ मॉडल। भले ही इसमें 1/2 mv स्क्वायर वाला ये वाला टर्म ना यूज हुआ है, इसलिए डायरेक्ट लिख पाए हैं। इसलिए डिराक क्या करते हैं, डिराक कुछ नहीं करते हैं, डिराक साहब मतलब बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर के हिसाब से मोमेंटा को इस तरह नहीं लिखते हैं, बल्कि वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटा के हिसाब से अपनी डिराक इक्वेशन, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर। रीमा जायसवाल का बहुत बहुत आभार, थैंक यू।